यू। हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हमारे साथ जयाव्रत दास भैया जुड़े हुए हैं, जो कि करेंटली पोस्ट डॉक कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप एग्री हुए वीडियो इंटरेक्शन करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। हाय गाइस, थैंक यू मधुर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन के लिए। आई मीन आई एम हैप्पी टू बी हियर। देखते हैं जो भी तुम्हें अगर मैं कुछ बता सकूं जो किसी के लिए यूजफुल हो तो आई विल बी ग्लैड। या बिल्कुल, तो मैं आप सभी को बता दूं, भैया का केमिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है भैया कि जैसे मैं आप सभी को बता दूं, भैया ने एमएससी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से पास आउट है भैया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है भैया कि एमएससी में ब्रांच कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि हाउ टू सेलेक्ट ब्रांच इन एमएससी, और आज के पर्सपेक्टिव से कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच का फ्यूचर ब्राइट है। आई थिंक पहली बात तो ये कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आया जहाँ पे इट्स नॉट पॉपुलर उतना, राइट? नॉट लाइक आईआईटी और आइजर समथिंग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आई रिप्रेजेंट इंडिया का मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ यस, सर्टेन परसेंटेज ही आईआईटीज में आइजर में एडमिशन लेते हैं, राइट? मोस्ट बिल्कुल। ऑफ देम, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं ज्यादातर। तो आई थिंक आई काइंड ऑफ ज्यादा मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि मैं भी सिमिलर उस तरह के बैकग्राउंड से हूँ, एक नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आप जब एक स्टेट यूनिवर्सिटी में होते हो तो चीजें बहुत अलग होती है देन कंपेयर टू आईआईटी। इफ नॉट बहुत, थोड़ा तो ऑफ कोर्स अलग होता ही है। फैसिलिटीज कम होती है। तो ब्रांच चूज करना वगैरह, ऑनेस्टली मैं जब था मास्टर्स में तो मुझे उतना ऐसे कॉन्शियसली सोचता नहीं था। हाँ, उससे पहले शायद मैं जब था उसलिए हमारे वहाँ पे तीन ही ब्रांच होते थे। आई डोंट नो अभी क्या सिस्टम है हर जगह की, या तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लो, या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लो, या तो फिजिकल केमिस्ट्री लो। तो ये बस तीनों ऑप्शन है, अब इन तीनों में से कुछ भी लो। तो वो उस मामले में काइंड ऑफ बहुत पहले से शायद मैं श्योर था कि अगर मुझे कभी चूज करना हुआ ब्रांच तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लूंगा। वो शायद इवन मेरे अंडर ग्रेजुएट डेज से ही मैं क्लियर था कि अगर मुझे कभी जाके कुछ चूज करना पड़ा डिफरेंट ब्रांच में से तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूंगा, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स पहले से मुझे अच्छा लगता था वो। और वो रिएक्शन एरोज, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, तो उस बारे में थोड़ा इंटरेस्ट काफी पहले से था ड्यूरिंग माय इवन स्कूल डेज। तो वो बहुत आसान था। बट कैसे चूज करते हैं इस काइंड ऑफ शायद थोड़ा सब्जेक्टिव है ये आंसर, कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप वो फिगर आउट करना भी कभी कभी डिफिकल्ट है कि आपको क्या अच्छा यस, लगता है, यस, यस। राइट? तो आई थिंक बेस्ट है कि आप कभी ज्यादा थोड़ा अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करो कि मुझे कौन से चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि समथिंग इज ट्रेंडिंग, कि ये बहुत अभी यस, फैशनेबल है, राइट? मान लो कोई एरिया है जो बहुत फैशनेबल चल रहा है, तो शायद मुझे भी वही लेना चाहिए। तो आई थिंक वो गलत अप्रोच है। प्रोबेबली मेरे हिसाब से आपको पहले खुद को पूछना चाहिए कि मैं मुझे ज्यादा कंफर्टेबल किसमें लगता है। अगर मुझे 3 घंटे भी किसी क्लास में बैठना पड़े तो मैं बोर नहीं होऊंगा, वो कौन सा ब्रांच या सब्जेक्ट है जो भी है। तो आई थिंक वो उस हिसाब से सोचना चाहिए कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो लूँ, ना कि जो ट्रेंडिंग है या फैशनेबल है या हर कोई जो लेना चाहता है वो लूँ। तो अगर कोई भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है ये जानने में, तो आई गेस इतने सारे ऑप्शंस भी नहीं है केमिस्ट्री में, तीन चार ही यस, होते हैं, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है चूज करना, आई गेस। यस। ओके, सो जैसा कि भैया ने बताया कि इंटरेस्ट के बेस पे हमको आई थिंक चूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर तो सभी ब्रांचों में है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, भैया का बैकग्राउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहा है। तो भैया आज के टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्कोप है, मतलब आपने तो पूरी जर्नी देखी है। ठीक है, एमएससी, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक। तो कोई स्टूडेंट अगर एमएससी कर रहा है
तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प हो। क्योंकि हमको अगर पता होती है चीजें कि हाँ इसमें फ्यूचर स्कोप ऐसा ऐसा है, तो आप बता सको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा से ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जहाँ पे जनरली इसको, मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि अम, जहाँ पे बात आती है कि रियल चीजें बनाने की, तो वहां पे मुझे लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट ट्रस्टेबल सब्जेक्ट, राइट? क्योंकि आपको कुछ भी बनाना हुआ इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, लाइक ज्यादातर पूरी दुनिया मॉलिक्यूल्स पे चल रही है ऑफ कोर्स, और आपको अगर कुछ भी बनाना है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत होना जरूरी है। भले ही आप एक्सपर्ट हो या ना हो, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कौन से रिएक्शंस यूज करने से क्या होता है। तो उस हिसाब से मैं, स्कोप तो हमेशा से ही है। बट ये अलग बात है कि इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे किसी को हो सकता है कि जैसे जो ट्रेडिशनल है कि मुझे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाना है, या फिर किसी को कोई मेथडोलॉजी बनाना है जो शायद मॉलिक्यूल बनाने में हेल्पफुल हो, या किसी का इंटरेस्ट उसमें भी हो सकता है कि मुझे शायद दोनों ही नहीं करने, मुझे मॉलिक्यूल्स को हाथ से लैब में जाके बेंच में काम नहीं करना, मुझे थोड़ा डाइसेक्ट करना है कि मॉलिक्यूल्स बनने से पहले क्या क्या होता है। तो किसी को हो सकता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स में इंटरेस्ट हो, तो हो सकता है कोई उस तरह की कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आई वुड से स्टिल वो भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, भले ही वो बेंच में जाके काम ना करे, बट स्टिल आई कंसिडर इट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो, आई मीन स्कोप के हिसाब से तो देयर इज लाइक अनडाउटेडली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हमेशा से ही बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट रहा सब्जेक्ट। है, आज भी है, आगे भी आई थिंक रहेगा, मॉलिक्यूल्स बनते रहेंगे। तो तो वो काफी इजी है आई थिंक टू सोचना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डेफिनेटली बहुत डिमांडिंग। द ओनली थिंग इज कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लेना है वो एक अलग सवाल है, क्योंकि इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर ब्रांचेस कि आपको कहाँ पे जाना है, इसलिए हाँ, तो वो फिर आप एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हो, धीरे धीरे आप पता करते हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट में, फिर वही बात कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से आप फिर चूज कर सकते हो। जैसा कि मतलब स्कोप के हिसाब से तो कोई कमी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि जो मेरा लास्ट टू लास्ट इंटरेक्शन था भैया के साथ, वो भी यही कह रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कंपेरेटिवली ज्यादा स्कोप रहता है, ठीक है, अदर देन 2 और 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट। हाँ, दैट इज ट्रू, बट मेरा हमेशा ऐसा मानना होता है, फिर मतलब मैं हर किसी को एटलीस्ट वही बोलता हूँ कि rather than मतलब ये सोचना कि कौन सा सब्जेक्ट मैं लूं जिससे मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाए, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं किस में इंटरेस्ट हूँ और मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ ताकि मैं वहां पे कुछ रियल कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप वो सोचते हो कि कौन सा एरिया ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो फिर आप वही कर रहे हो जो शायद 90% और लोग कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज सब कर रहे हैं, बट उस बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सब कर रहे हैं तो शायद मैं भी करूंगा क्योंकि यही सब कर रहे हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले ये सोचो कि मुझे इंटरेस्ट किस में है। भले ही हो सकता है कि वो सब्जेक्ट उस टाइम पे मोस्ट डिमांडिंग ना हो, बट अगर आप अच्छा कुछ कर सकते हो तो कोई भी सब्जेक्ट में आपका डिमांड होगा ही, बट शर्त यही है कि आपको अच्छा करना पड़ेगा उसमें। यस यस। तो अभी जैसे हमने 2 3 क्वेश्चंस पे भैया से बात की, तो बेसिस यही है आपका सेलेक्ट करने का कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वही आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। सो और आगे बढ़ते हैं भैया। आपका एमएससी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है, और कुछ ऐसी बातें जो एमएससी स्टूडेंट्स अपने अच्छे रिसर्च करियर के लिए उनको ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग एमएससी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से बताना चाहूंगा कि मैं किसी आईआईटी आइजर में नहीं था। इसका मतलब ऑब्वियसली कि जो रिसर्च फैसिलिटीज होती है वो लाइक से कि उतने टॉप नॉच या बेस्ट नहीं है कंट्री में, एटलीस्ट इंडिया के हिसाब से, राइट? तो मेरा एक्सपीरियंस जो था, एक्सपोजर जो था रिसर्च में, वो आई वुड से काफी कम था इन यस। मास्टर्स में। क्योंकि क्योंकि फैसिलिटीज होती नहीं है आपके पास, शायद कुछ ही इंस्ट्रूमेंट बचते हैं, तो आपको उसी में से कुछ करना पड़ेगा। उसमें भी आपको, आप मास्टर स्टूडेंट हो तो आपको कितना मौका मिलेगा उसमें भी डाउटफुल है सब कुछ, राइट? तो
बट आई थिंक इंस्ट्रूमेंट या फैसिलिटी वो एक चीज है, बट आई मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका माइंडसेट है। आप अगर ये सोचते हो कि मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है और मेरा दोस्त आईआईटी में है उसके पास बहुत फैसिलिटीज है, तो मैं क्या करूंगा, तो फिर ये आप आपकी प्रॉब्लम है ज्यादा देन किसी और चीज की, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि बिकॉज मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है तो मुझसे नहीं होगा रिसर्च या कुछ मैं नहीं कर सकता। वो आई थिंक थोड़ा गलत अप्रोच है। इवन if आपके पास कभी कभी फैसिलिटीज ना हो तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको जितना आप कर सकते हो उतना करना चाहिए। That's it। बाकी आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, कि आपके पास यस। कितनी फैसिलिटीज है, आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, या आपके पास आपको किस तरह का सुपरविजन मिलता है मास्टर्स में, वो आपके कंट्रोल में वैसे भी नहीं है। तो आई थिंक जितना है मुझे लगता है कि आपको उतना कम से कम एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, खास करके अगर आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे ही सब कम है कंपेयर टू यस। आईआईटीज। तो फिर आपको जितना भी, अगर आपको फ्यूचर में सोच रहे हो कि मुझे शायद रिसर्च में जाना है या मुझे पीएचडी करना है, तो एज ए मास्टर स्टूडेंट आपका एम होना चाहिए कि मुझे जो भी मिल रहा है, जो भी भले वो जितने भी हो, मुझे उससे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है। और मैं वो कैसे करूँ, rather देन थिंकिंग मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप अगर जितना है उसका मैक्सिमम निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ तो आप सीख ही लोगे, कुछ तो आप कर लोगे। और एंड पीएचडी में भी आपको ये नहीं मैटर करता कि आपका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से। इनिशियली शायद, बट बिकॉज ये 5 साल का पीएचडी है तो मोर इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आप अपना सब कुछ देना चाहते हो, मतलब 100% देना चाहते हो कि नहीं सीखने के लिए, अगर आपको वो सीखना है तो पीएचडी में आने के बाद ऑनेस्टली मुझे लगता है कि डजेंट मैटर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, आईआईटी से हो, आइजर से हो, जस्ट डजेंट मैटर, बिकॉज ये 5 साल है और 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता ओके। सो जैसा भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑब्वियसली सभी का आईआईटीज में एडमिशन नहीं होता है, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में एमएससी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो यही बताया भैया ने कि ये मैटर नहीं करता है, आपका माइंडसेट मैटर करता है पीएचडी में। हम उस पे भी आने वाले हैं। तो भैया आपने कब सोचा कि मेरे को पीएचडी करनी चाहिए? मैंने कभी नहीं मैंने अंटिल मास्टर्स के सेकेंड ईयर लाइक लास्ट सेमेस्टर तक मुझे लगता था मैं पीएचडी शायद नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे दिमाग में कभी नहीं था। पहले रीजन तो ये क्योंकि मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से आया हूँ, वहां पे मैंने चारों तरफ नहीं देखा था लोग पीएचडी कर रहे हैं उतना, एटलीस्ट, राइट। यस। तो यस। ऑब्वियसली यस। आपने जो सुना ही नहीं देखा ही नहीं, आप सडनली डिसाइड कैसे करके मैं वो करूंगा, तो वो एक बिल्कुल। चीज हमेशा से था। तो मास्टर्स तक मेरा प्लान था कि शायद मैं मास्टर्स के बाद कोई जॉब कर लूंगा कुछ, राइट, तो ये प्लान था। आ, फिर ऑफकोर्स सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता है लाइफ। उसके बाद जब मैं मास्टर्स के सेकेंड ईयर में आया, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर प्रॉब्ली, तो ऑफकोर्स सब लोग अब बातें करने लगे कि या व्हाट्स द फ्यूचर प्लान टाइप ला। तो मतलब उस टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने हेल्प की एटलीस्ट थोड़ा बहुत कि क्या करना चाहते हो, तो एज लाइक, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ, बट कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसी पीएचडी इज ऑलवेज एन ऑप्शन, अगर तुम्हें रिसर्च में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो उस जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। वो पहली बार था जब मैंने सोचना स्टार्ट किया कि हाँ, मतलब मैं कम से कम सोच के देखता हूँ, मतलब अगर ये कोई वैलिड ऑप्शन लगता है कि नहीं। तो वो पहला थॉट था मेरे दिमाग में कि पीएचडी करूँ कि नहीं, एंड देन सडनली जब मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत रिसर्च देखना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ शायद, अगर थोड़ा कोशिश करो तो इतना डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं कर सकता। तो वहां से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, और फिर जब फोर्थ सेमेस्टर तक मैंने शायद सोचा कि मतलब तो मुझे एक पर्टिकुलरली एक ग्रुप का काम अच्छा लगा, राइट, जो मैं सामने बताऊंगा आगे। तो मुझे वहां से लगा कि शायद मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये समझ में तो आ रहा है कि क्या हो रहा है और शायद इसमें मैं इंटरेस्टेड भी हूँ करने में। तो फिर वहां से मैंने डिसाइड किया कि अगर इंटरेस्ट है तो फिर व्हाई नॉट लाइक ट्राइंग इट। वहां से स्टार्ट किया मैंने सोचना कि पीएचडी ही करते हैं फिर। ओके। सो भैया जैसे आपकी जो स्टेट रही है वो मैक्सिमम स्टूडेंट की स्टेट रहती है इस डाउटफुल, ये डाउटफुल स्टेट में कि मेरे को पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे डिसीजन लेने में टाइम लिया, या फिर आपने तुरंत डिसीजन ले लिया आपका कि मेरे को पीएचडी करनी चाहिए, या क्या पॉइंट्स थे जो आपको पीएचडी के लिए प्रेफर करे कि मेरे को पीएचडी करनी चाहिए?
नहीं, मैं जल्दी में तो नहीं लिया था ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था पीएचडी, तो मैंने मास्टर्स खत्म करने के 3-4 महीने बाद ज्वाइन किया था। इसका मतलब कि मेरा जो पीरियड था मास्टर्स और पीएचडी ज्वाइन करने का, उसमें भी गैप था एक अच्छा अच्छा खासा, तो नहीं बट 4 महीने का ऑलमोस्ट गैप था। तो मतलब मेरा उस टाइम पे दिमाग ऐसे चल रहा था कि मैं जो भी करूँ कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं करूंगा, कि अगर मैंने पीएचडी किया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बस कर लो कैसे भी, या ओके। मतलब, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा था कि अगर मैं करूंगा तो मैं अच्छा ही करूंगा, ऐसे सोच के ही प्लान करूंगा। ये नहीं कि अगर मुझे एक डिग्री चाहिए तो लेट्स डू इट ना एनीवेयर, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मेरा तो वही था कि, और उसके लिए अगर ऐसा भी होता उस समय, मुझे सच में ऐसा था कि अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो शायद मैं नहीं करूंगा पीएचडी फिर। ओके। क्योंकि वही था कि या तो अगर मैं पीएचडी कर रहा तो वो अच्छा होना चाहिए, आई आई विल गिव माई बेस्ट, तो मुझे शायद और जो मैं चाहता हूँ उतना नहीं तो क्लोज कुछ मिले। ऐसा नहीं कि बस मुझे कहीं भी हो, बस डिग्री मिल जाए और मेरा पीएचडी हो गया, तो वो नहीं था। इसीलिए मेरे लिए वो आसान था कि अगर मुझे अच्छा, मेरे हिसाब से ठीक ठाक होता है, देन आई डू इट। अगर नहीं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है सब कुछ में, तो फिर ठीक है, मैं कुछ और सोच लूंगा। तो इसलिए मेरे लिए डिसाइड करना आसान था कि मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो या कहीं ओके। से भी हो। तो वो मेरे लिए शायद इसलिए आसान था कि या तो अगर मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहता हूँ, जहाँ चाहता हूँ, जिस तरह का पीएचडी चाहता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे उतना मिल रहा है तो आई विल डू इट। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा, तो शायद फिर मैं कुछ और देख लूँ लाइफ में। तो इस ओके। हिसाब से। ओके। तो मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है। भैया आई पीएचडी कर रखी है भैया ने आईआईटी बॉम्बे से, ठीक है। तो भैया आईआईटी बॉम्बे तक का आईआईटी बॉम्बे में सफर आपका कैसे स्टार्ट हुआ? जैसा कि हम सभी को पता है कि सीएसआईआर नेट से हम पीएचडी के लिए एंटर हो सकते हैं, गेट से एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका एंट्रेंस कैसा था? तो मैं उससे पहले, मतलब मैं पिछली बार जो एक चीज बताना भूल गया खास करके, कि मतलब ये जो डायलेमा होता है लोगों को कि पीएचडी करना है पीएचडी नहीं करना है, खासकर उसके मास्टर्स के टाइम पे। तो मैंने उस बारे में एक काफी मतलब लिख रखा था एक टाइम पे कि, मतलब अगर ऐसा लगता है किसी को कि मतलब पीएचडी इज ए प्रेस्टिजियस डिग्री, प्रॉब्ली हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री, और उससे इज्जत बढ़ जाती है और बहुत कुछ बढ़ जाता है, तो अगर आप ये सोच रहे हो जब आप पीएचडी करने जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो बहुत गलत है, और हो सकता है कि आपको उसके लिए पछताना पड़े एक टाइम पे जाके। तो अनलेस आप इंटरेस्टेड हो, आपको पता होना चाहिए आप किस में जा रहे हो, उसमें रिस्क क्या है, और आप क्यों करना चाहते हो, और अगर आपको इज्जत नहीं मिला तो आप करोगे या नहीं करोगे। तो अगर वो एक टेस्ट है कि अगर आपको, आप अगर प्रेस्टीज के लिए जा रहे हो पीएचडी करने, तो फिर हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। और अगर आप इसलिए जा रहे हो कि आपको सच में करना है और आपको इंटरेस्ट है, नो मैटर आपको कौन प्रेस्टीज दे रहा है, कौन आपको रिवार्ड्स दे रहा है, कौन आपके लिए अच्छा बोल रहा है बहुत, तो अगर आप वो सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ अच्छा लगता है करना और मैं करूंगा, तो फिर वो बेटर है, क्योंकि उसके बाद आपके चांसेस कम है कि आपको पछताना पड़े बाद में जाके करके। तो आईआईटी बॉम्बे, आ तो मैंने आई थिंक सीएसआई नेट कर रखा था मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में, तो वो तो आसान था कि चलो नेट है, मतलब तो अगर चाहूँ तो शायद हो जाएगा, मतलब उतना तो था। बट मतलब जैसे कि मैंने बोला कि पहले ही सोच रखा था कि अनलेस मुझे अगर मेरे हिसाब से नहीं मिलता है तो आई नॉट डू पीएचडी। तो उस हिसाब से मैंने एक्चुअल में देखना स्टार्ट किया था उस टाइम पे आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, और मे भी एक दो जगह मुझे याद नहीं है। और तो ये 2-3 जगह मान लो कि याद देखा मैंने, और उसमें से भी मैं काफी चूजी था एक्चुअली, अभी भी हूँ, बट कि मुझे यही करना है यही करना है टाइप। तो मैंने शायद 7-8 प्रोफाइल देखे होंगे मैक्स की, मतलब मुझे यहाँ अप्लाई करने हैं। और ये काफी करेजियस था, इसलिए अभी मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं कोई आईआईटी से नहीं था, राइट। तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप किसी को अपना प्रोफाइल भेजते हो, खैर अगर आप आईआईटी से हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ ही जाता है थोड़ा बहुत ही सही, कि हाँ मतलब इसको शायद थोड़ा एक्सपीरियंस यस। होगा, ये आईआईटी से है तो, राइट। तो मुझे अभी सोच के लगता है कि मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी से था, और शायद सबने सुना भी नहीं होगा उस यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉब्ली, और वहां से मैं मतलब इतना चूजी बन रहा हूँ कि मुझे यहाँ करना है।
बट आई एम थैंकफुल कि मैं ऐसा था, क्योंकि उसकी वजह से शायद मैंने अप्लाई करने का हिम्मत किया, जो भी मुझे यस। जहाँ भी लगा। तो उस टाइम पे देन आई रियलाइज्ड कि मैंने आईआईएससी बैंगलोर में किया, और एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे, एक आईआईटी बॉम्बे में, ऑफ कोर्स नाउ वेल नोन बहुत, तो प्रोफेसर देवव्रत माइती। उस टाइम पे वो काफी नए थे ऑफ कोर्स, मतलब नए तो नहीं बोल सकते, 5-6 साल हुआ, 11 में ज्वाइन किया, मतलब 6 साल 7 साल, तो काफी नया ही बोलूंगा, अब बहुत पुराना नहीं थे। तो मैंने उसका एक ग्रुप पिक्चर देखा, आई लाइक इट बिकॉज उसके ग्रुप में सब काफी यंग थे, तो मुझे लगा, आई डोंट नो व्हाई, मुझे वो फोटो देख के बहुत अच्छा लगा था कि ही इज यंग, हिज ग्रुप इज यंग, और उसका काम मुझे ऑफकोर्स देख के रिलेटेबल लगा कि अरे ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और मुझे समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है ना। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ही तो तोड़ रहा है, उसमें कुछ और ऐड कर रहा है, उसमें क्या है। तो मतलब मुझे लगा कि ये रिलेटेबल है एटलीस्ट, चलो मतलब समझ में भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, और उसका ग्रुप का वाइब मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के कि यंग एंड एनर्जेटिक टाइप ग्रुप लगा। तो फिर मैंने उसको अप्लाई किया बिना सोचे कि वो क्या बोलेगा, ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया। तो फिर वहां से ऑफकोर्स कांटेक्ट हुआ, एंड देन आईआईटी बॉम्बे में जैसे होता है एडमिशन के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, तो वहां से इंटरव्यू दिया। मैंने उसको पहले ही बोल रखा था कि अगर मैं आईआईटी बॉम्बे में आता हूँ तो ऑफ कोर्स आई विल जॉइन योर ग्रुप, तो उसने बोला कि या ओके। तो फिर ऐसे ही मतलब एडमिशन गया, एडमिशन ठीक गया, एडमिशन में ऑफ कोर्स इंटरव्यू में ठीक ठाक था, तो एडमिशन मिला, एंड देन ऐसे ही मतलब उसके ग्रुप में काइंड ऑफ ज्वाइन हुआ उसके बाद। ओके। सो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब क्या होता है एक्चुअली इंटरव्यू में पीएचडी के? तो मैं जैसे कि मेरा था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करूंगा, तो जब उन्होंने पूछा कि आप किस ब्रांच में करना चाहते हो, तो जनरली सवाल वो उसी के अराउंड पूछते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक यस। केमिस्ट्री बोलोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद ज्यादा पूछेंगे। तो वो जनरल क्वेश्चन से पूछेंगे, क्या पूछेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है बताना उस टाइम पे यस। किसके दिमाग में क्या चल रहा है। यस। बट ओवरऑल अगर आपका मतलब बेसिक फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक जो भी आप मतलब करना चाहते ब्रांच। हो, वो अगर आपका थोड़ा बेटर है तो फिर वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। कभी कभी आपको पता होता है, पर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तो सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको उसको यस। लगता है कि आप खुद डाउटफुल हो। तो आई थिंक आप जो भी बोलो, एक पहली बात तो फंडामेंटल्स को पढ़ो ज्यादा, देन कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को उठा के पढ़ने से अच्छा है कि फंडामेंटल्स को क्लियर रखो, और कॉन्फिडेंट रहो कि मतलब जो भी बोलूंगा वो कन्विंसिंगली बोलूंगा, ना कि डाउटफुल होकर बोलूंगा कि हाँ शायद, पता नहीं, मे बी, ऐसे नहीं। आई थिंक तो कन्विंस कॉन्फिडेंट होना शायद एक अच्छा साइन है, तो कॉन्फिडेंट होने से मोस्टली तो हो ही जाता है आई थिंक। बिल्कुल। ये तो हर इंटरव्यू में कैंडिडेट को रखना पड़ता है कॉन्फिडेंस। ठीक है। ओके। सो आपने जैसे बोला था आपका एमएससी फर्स्ट ईयर में सीएसआईआर नेट, मैं आप सभी को बता दूं, भैया की ऑल इंडिया रैंक 50 थी सीएसआईआर नेट में। तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी से आपका सीएसआईआर नेट निकल गया था? नहीं, मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, इनफैक्ट मैंने कभी, मुझे पता भी नहीं था अनटिल कुछ साल पहले तक कि एक्चुअली लोग कोचिंग करते हैं फॉर सीएसआईआर या फिर कुछ और चीज के लिए, तो बट मैंने नहीं की थी ऑनेस्टली। ओके। सो कैसे मतलब कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से निकाल सकता है सीएसआईआर नेट? आई नो कि बहुत टाइम हो गया। मैं आप सभी को बता दूं, भैया ने एमएससी 2014 टू 2016 एमएससी की है। तो काफी लंबा टाइम हो गया, 7 8 साल का। तो आपको कुछ बैक ऑफ माइंड में याद हो कि ऐसी चीजें ध्यान में रख हाँ सकता है कोई? मतलब ऐसे मतलब मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ जिसने मुझे हेल्प किया। ऑफ कोर्स पहले तो आई थिंक आपको खुद पे बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मतलब अगर आप, डजेंट मैटर आप कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप कर सकते हो, बिलीफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, तो वो फिर आपका पहला ड्रॉबैक है कि वो फिर एक बेसिकली रेड सिग्नल है आपके लिए कि अगर आप खुद ही बिलीव नहीं कर रहे। दूसरी चीज है कि मुझे एक चीज बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत पसंद था करना कि जो भी मैं कभी कुछ पढ़ा, तो मुझे लगता था कि मुझे ना इसका खुद समरी बनाना चाहिए खुद के हिसाब से, कि एक तो बुक पे लिखा है या कहीं पे भी पढ़ा, इट्स ऑल राइट, लेकिन मैं इसको खुद कुछ बनाता, भले ही वो सिमिलर लगे, लाइक जैसे बुक में लिखा है, डजेंट मैटर। तो मैं, मुझे बहुत शौक था कि मैं अपना नोटबुक में खुद उसका स्केच करके खुद उसका नोट्स बनाऊंगा। वो चीज मुझे लगता है कि आप जब किसी चीज को लिखते हो है,
तो उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर होना थोड़ा बेटर आसान है, क्योंकि आपने सब कुछ किया है अपने हाथों से, तो आपको याद रखना भी आसान है वो थोड़ा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अपने अपने हिसाब से नोट्स बनाना, और किसी का ऐसा नहीं कि किसने क्या किया, आप अपने हिसाब से बनाइए जैसे आपको लगता है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना मुझे लगता है वो आसान होता है अगर आप खुद उसके नोट्स बनाने लगते हो, खुद उसका ड्राइंग करने लगते हो, और उसके जैसे मुझे लगता है कि आप जितना उसको लाइवली कलरफुल बना सकते हो बनाओ, लाइक आपको रेड ब्लू दूसरे कलर यूज करने हैं, तो वो उससे क्या होता है कि आपको इम्प्रेशन दिमाग में बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आपने उसको खुद बनाया है, लिखा है। तो वो चीज आई थिंक मुझे लगता है एक चीज जो जिसने मुझे बहुत हेल्प की, आई थिंक शायद दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकता है अगर वो खुद कॉन्सेप्ट्स को खुद याद करके या खुद नोट्स बनाए, rather देन जस्ट रीडिंग एंड जस्ट प्रैक्टिस। और दूसरी चीज प्रैक्टिसिंग पे ऑफकोर्स वो तो है ही कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा शायद मॉक टेस्ट दोगे, और मॉक टेस्ट से सिर्फ ये नहीं कि आप इंटरनेट पे जाके सर्च करो, वो एक तरीका है, आप खुद भी ले सकते हो अपना मॉक टेस्ट, जैसे मेंटल रिहर्सल करके कि आपने खुद ही क्वेश्चन बना दिया बेस्ड ऑन लास्ट 5 साल में कौन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, आपने खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद टाइम सेट करो कि ये मेरा टाइम रहा 2-3 घंटा या जो भी है, और मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ एज इफ लाइक मैं। तो वो मेंटली आप जो रिहर्स करते हो एग्जाम से पहले कि हाँ मैं अभी हॉल में हूँ और मैं दे रहा हूँ एग्जाम, आई थिंक आप जितना कर सकते हो वो आप उतना रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए। तो वो मुझे लगता है थोड़ा हेल्पफुल था मेरे लिए एटलीस्ट। ओके। बट भैया मेरा इस चीज में जैसे कि भैया ने बताया कि उन्होंने कैसे स्टडी किया, खुद से नोट्स बनाए, खुद से बुक स्टडी की, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस की। बट ये जो आपका माइंडसेट था वो मैक्सिमम बच्चों का नहीं बन पाता है, ठीक है। कि जैसे मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ साइड में बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स सीएसआईआर नेट की कोचिंग करते हैं, ठीक है, पेपर भी देते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो और मैंने ये देखा है कि मैं अगर बंगाल की बात करूं, ठीक है, वहां पे मोस्टली स्टूडेंट कोचिंग लेते ही नहीं है, ठीक है। जब मैं एमएससी में था तो मैंने भी ये देखा था, उन्होंने आईआईटी जेएम की कोचिंग ली ही नहीं थी। तो ये कैसा सिनेरियो रहता है मतलब बंगाल का, कि स्टार्टिंग से ही वो बुक की रीडिंग मतलब करते हैं, या उनका इंटरेस्ट जग जाता है पढ़ने में? मुझे जैसे बाद में ये चीज पता चला, जैसे मैं जब पीएचडी में आया राइट, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मुझे उल्टा लगा राइट, कि अरे ओके। मतलब वाई कोचिंग की क्या जरूरत है, आप खुद कर सकते हो ना। तो ओके। फिर मुझे सोच के लगा कि ये इसलिए शायद है, शायद मेरे हिसाब से कि जब आप उस किसी चीज को रोज टाइम दे रहे हो राइट, तो आपको एट द एंड कुछ बड़ा नहीं लगता, बिकॉज हर दिन आप थोड़ा टाइम दे रहे हो। और कभी किसी चीज को आपने अचानक आपको अगर करना हुआ, लाइक आपने शायद सोचा नहीं इतना, बट आपको आप मान लो कि आपके पास 1 साल या 6 महीने है, और अब आप सोच रहे हो कि हाँ अब उठ के कि मुझे ये करना है। तो बंगाल का एक चीज अच्छा ये है कि वहां पे जो यूनिवर्सिटीज होती है, वहां का जो सिलेबस जिस तरह से पढ़ाया जाता है वो आपको बाय डिफॉल्ट ही आपको प्रिपेयर कर देगा फॉर सीएसआई नेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए राइट, क्योंकि वो रोज कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं, और मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपना सिलेबस को खत्म करूं जो भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है राइट। तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, तो आपको खुद से नहीं सोचना पड़ता कि मेरे पास एक पहाड़ जैसा सिलेबस है मुझे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में आप रोज जा रहे हो, कुछ रोज आप सीख रहे हो, कुछ रोज पढ़ रहे हो। तो एट द एंड आपको लगता है कि अरे आधा तो या 70% 80% तो मेरा ऐसे ही कवर हो गया यूनिवर्सिटी के थ्रू, और बाकी 20% तो कोई बात नहीं मैं खुद कर लूंगा अगर नहीं कवर हुआ है तो एक चीज वो है। दूसरी चीज आई थिंक जो इन्वायरमेंट होता है, सब में बिलीव है कि अरे मेरे सीनियर्स ने भी तो क्रैक किया था तो मैं भी कर ही सकता हूँ राइट, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसने भी कोचिंग नहीं ली मुझे भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज उसने तो इतने लोगों ने किया है। तो फिर आपका आपको आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग होने लगता है कि मेरे सीनियर्स ने किया, उसके पहले के सीनियर्स ने भी किया है, तो ऑफकोर्स मैं तो कर ही लूंगा, उसमें क्या है। तो वो जो बिलीफ होता है वो जरूरी है। अगर ऐसा हो कि मेरे किसी सीनियर्स ने नहीं किया, देन आपके लिए वो डिफिकल्ट होता है कि अरे किसी ने नहीं किया तो शायद पता नहीं मेरा होगा कि नहीं। तो वो बिल्कुल। फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं, वो डाउट होने लगता है। तो आई थिंक ये एक रीजंस है कि जिस वजह से आई थिंक बंगाल में जो कल्चर है खासकर, और यूनिवर्सिटी में जिस तरह से पढ़ा है, मतलब वो कोशिश करते हैं कि सिलेबस को कम से कम खत्म कर दूं जितना यूनिवर्सिटी का है। तो जैसे कि लोग यूनिवर्सिटी में जितना फॉलो करते हैं उससे ही उनका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन तो हो ही जाता है नेट का, तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भैया पीएचडी करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आइजर्स हैं, आईआईटीज हैं, ठीक है, आईएससी बेंगलोर है, ठीक है, जेएनसीएसआर है।
तो आपने आईआईटी, आपने जैसे बताया कि आपने 7 से 8 जगह अप्लाई किया था, तो आपने आईआईटी बॉम्बे ही क्यों चूज किया अपने पीएचडी करियर के लिए? मैं पीएचडी के लिए बहुत क्लियर हूँ कि मुझे इंस्टीट्यूट इज माय सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज सुपरवाइजर। और मैं हर किसी को ऑफकोर्स यही बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है, करता है, बट वो पहला मतलब प्रायोरिटी में पहले नंबर पहले। पे बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला है कि आप कौन से ग्रुप में जा रहे हो, उसका सुपरवाइजर कौन है, उसका ओवरऑल इंप्रेशन कैसा है, वो क्या करता है, उसके लैब में किस तरह के काम होता है, उसके स्टूडेंट्स ओवरऑल मतलब प्रोडक्टिव है नहीं प्रोडक्टिव है। तो वो लोग खुश है लैब में, नहीं खुश है लैब में, बिल्कुल भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ये सब बहुत मैटर करता है। और आप जब पीएचडी नहीं करते तो आपको शायद इतना दिमाग में नहीं आता है सब, ऑफ कोर्स सोचते हो अरे ठीक है, लेकिन जब आप उस अंदर होते हो, पीएचडी कर रहे होते हो, तो आपको पता चलता है कि बाहर से देखना अंदर से देखना टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें हैं। यस। तो मैंने आईआईटी बॉम्बे में ज्वाइन, मेरा मतलब प्रायोरिटी कभी नहीं था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में करना है। हाँ, बट मेरा ये था कि मुझे देवप्रतुम आईटी के ग्रुप में करना है। हाँ, और ये अलग बात है कि वो आईआईटी बॉम्बे में था, अगर वो किसी और जगह पे होता, मैं कहीं और जगह करता, तो वो कोई बात नहीं था। तो मुझे क्योंकि उसके ग्रुप में और उसका काम ओवरऑल अच्छा लगा, तो मैंने उसको ज्वाइन करने का सोचा, तो इसलिए वो बस आईआईटी बॉम्बे था तो मैंने आईआईटी बॉम्बे में गया। तो मेरा प्रायोरिटी था कि मैं उसके ग्रुप में काम करूँ। ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये कि जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी से फिर पीएचडी करते हैं। तो जैसे आपने ग्रुप के बारे में रिसर्च की, तो क्या करना चाहिए एमएससी स्टूडेंट को कि जैसे उसको पीएचडी करनी है, तो कैसे अप्रोच करना चाहिए प्रोफेसर को कि वो आगे, जैसे उसने सीएसआईआर नेट भी क्लियर कर रखा है, ठीक है, तो कैसे अप्रोच किया आपने प्रोफेसर को? क्या मेल करते हैं या फिर क्या प्रोसीजर रहता है? तो मेरा बहुत सिंपल था, आपको मैंने बस एक ईमेल किया, उसमें अपना सीवी अटैच किया। उस टाइम पे हम्म। तो मुझे ज्यादा पता भी नहीं था ऑनेस्टली। तो मैंने बस सीवी अटैच किया था और सीवी अटैच करके भेज दिया था कि मुझे आपके ग्रुप में काम करने में इंटरेस्ट है, मुझे आपका काम अच्छा लगता है, और मेरा यूनिवर्सिटी ये है, मैंने यहाँ से ये किया है, अगर आपके पास स्पेस हो लैब में तो मैं काम करना चाहूंगा। मैंने एक सिंपल ईमेल भेज दिया था। तो उसने ऑफकोर्स मुझे, थैंकफुली उसने मुझे इमीडिएट ऑलमोस्ट बहुत जल्दी रिप्लाई किया था। तो अब उस टाइम पे तो बहुत कुछ पता नहीं था ऑब्वियसली मेरे को। अभी आके जब मैंने पीएचडी कर लिया तुरंत, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक आने के बाद, ये पीएचडी पोस्ट डॉक करने के बाद, कि ओवरऑल जब आप पीएचडी में होते हो तो आपको जैसे लगता है कि बस किसी तरह से हो जाए, मतलब बस किसी तरह से हो जाए, राइट, यही लगता है मतलब, और मुझे भी यही लगता था ऑफकोर्स। लेकिन मतलब क्योंकि आप 5 साल इन्वेस्ट करने वाले हो कहीं पे भी, तो मुझे लगता है कि वो आपको थोड़ा मतलब अपने लिए भी सोचना चाहिए कि कहीं भी हो जाए, क्यों क्यों वहां नहीं जहां मैं करना चाहता। जरूरी नहीं है कि आपको वहां मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि पीएचडी अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा उस तरह का होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, या फिर इन दोनों जगह में से, या इन तीनों जगह में से, इन तीनों चार लैब में से मुझे चाहिए। और उस और जब कोई प्रोफेसर शायद आपका मेल खुल के देखेगा, उसको दिखना चाहिए कि आप सच में काम करना चाहते हो। आपने बस, उसके पास मान लो 100 ईमेल आए होगा, राइट, या 50 ईमेल, तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि जो बाकी 50 या 49 मेल आए हैं मुझे, आप उससे कैसे अलग हो। एक होता है कि आपका सीवी खोल के देखेगा, तो आपका सीवी में आप बहुत अच्छे हो तो वो है। बट मास्टर स्टूडेंट के केस में मैं बोलूंगा वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि मास्टर्स में आपको कितना एक्सपीरियंस होगा रिसर्च का, मतलब होगा कम ज्यादा, बट वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आप कितना डेस्परेट हो काम करने के लिए वहां पे। तो वो आपको शो करना जरूरी है, कि आपको बताना जरूरी है कि आप उस लैब में अगर ज्वाइन किया, आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो वो जरूरी है कभी कभी। और मास्टर्स में डिफिकल्ट है इतना कुछ मतलब दिमाग में आना, ऑफ कोर्स, बट आज के टाइम पे इतना भी शायद बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप बात कर सकते हो लोगों से, आपके पास इंटरनेट है, तो उतना भी डिफिकल्ट शायद ना हो। तो आप अगर ये सोचो कि मुझे अगर एक पर्टिकुलर लैब में जाना है, और अगर मैं उसको, उस सुपरवाइजर को ईमेल करना चाहता हूँ, तो थोड़ा मुझे वेल रिसर्च होना चाहिए कि आप किस कौन से फील्ड में काम कर रहे हो, ताकि उसको लगे कि अगर वो मेरे ग्रुप में आना चाहता है तो उसने मेरा काम, रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं,
और वो क्या करना चाहता है वो भी बता रहा है कि वो ये ऐसा काम करना, भले ही जरूरी नहीं है कि वो सच में रियलिस्टिक हो जो आप करना चाहते हो सकता है वो अनरियलिस्टिक आप कुछ बता रहे हो जो डिफिकल्ट है, लेकिन आप बता रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो वो सोचने के लिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक कोई भी डिसेंट प्रोफेसर उसको अप्रिशिएट करेगा कि आपने कोई प्रपोजल दे रहे हो उसको कि मैं ये करना चाहता हूँ, भले वो उस टाइम पे रियलिस्टिक लगे या ना लगे, डजेंट मैटर। तो मुझे लगता है ये थोड़ा दिखना चाहिए कि जब आप किसी को ईमेल कर रहे हो आप उसके जगह पे सोच के देखो, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप सोच के देखो कि अगर आप प्रोफेसर होते, आपको अगर 50 ईमेल्स आते थे, मतलब पीएचडी के, और आपको दो ही या एक ही लेना है, आप किसको लेते? ऑब्वियसली उसको जो थोड़ा प्रोएक्टिव होगा, आपका रिसर्च पेपर्स पढ़ रखे हैं, आपको ऑलरेडी बता रहा है कि मैं आपके लैब में ऐसे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो अगर आप थोड़ा ऐसा सोचोगे तो मुझे लगता है आपको अप्लाई करने में हेल्प होगा, आपके चांसेस भी बढ़ेंगे, देन जस्ट सेइंग कि मैंने आपको आपके लैब में ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से, वो बहुत जेनेरिक हो जाता है। तो जेनेरिक बहुत मत होइए, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए कि उस ग्रुप में क्यों जाना है, वहां का थोड़ा रिसर्च कीजिए, फिर वहां पे अप्लाई करो, तो मुझे लगता है चांसेस थोड़ा बढ़ बेटर है जाते वहां हैं। पे मिलने। ओके। तो जैसे भैया ने एक्सप्लेन किया कि आपको पूरी रिसर्च होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोफेसर और उस ग्रुप के बारे में, उनकी लैब के बारे में, तो उनको इंटरेस्ट दिखना चाहिए। ठीक है कि आप पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हो उनकी लैब के लिए, तो मे बी वो आपका मेल प्रेफर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मेल्स आती हैं आईआईटीज के प्रोफेसर को। ओके। सो भैया, ये वीडियो तो एंड होने वाली है। सो अभी तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं। ठीक है। सो मैंने थोड़ा टाइम ले लिया सर, ओके। थैंक्स। सो क्या हम नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, ओके चल। ओके गाइस, ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भैया से बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं, ठीक है, पीएचडी की जर्नी के बारे में, जो रियलिस्टिक है। सो थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम इंडिया के स्टूडेंट्स जो मास्टर्स करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज से, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस रहता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मधुर, मतलब अच्छा लगा मुझे आके, और हो सकता है शायद किसी को अगर अच्छा लगा हो या किसी को कुछ हेल्पफुल लगा हो तो ग्रेट। बिल्कुल, थैंक्स। इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स।